फैसले लिए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर सियासत बदली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को खुली चुनौती दी जा रही है। और इस पूरी तस्वीर के केंद्र में इजराइल, फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों में तेजी से बदलते हालात हैं। सबसे पहले वेस्ट बैंक की बात करते हैं, जहां इजरायली सरकार ने बुधवार को एक बड़ा और बेहद विवादास्पद फैसला लेते हुए 5 अवैध यहूदी सेटलमेंट आउटपोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया है। यह फैसला इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने खुद सोशल मीडिया पर घोषित किया। स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार ने होमेश योदिफ, जिबोट बैटोन और कैदोम अरावा नाम के आउटपोर्ट्स को आधिकारिक सेटलमेंट कोड दे दिए हैं, यानी अब ये इलाके इजराइल के सरकारी योजना, सेवाओं और कानूनी ढांचों का हिस्सा बन जाएंगे। स्मोट्रिच ने इस कदम को खुलकर फिलिस्तीनी देश की अवधारणा को कुचलने वाला बताया है और कहा है कि वेस्ट बैंक में सेटलमेंट विस्तार पूरी ताकत से जारी रहेगा। फिलिस्तीनी प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र पहले ही इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध करार दे चुका है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा युद्ध की आड़ में इजराइल ने वेस्ट बैंक को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने की रफ्तार को और तेज कर दिया है, जिससे घरों को गिराया जाना, लोगों का विस्थापन और सेटलमेंट विस्तार सब शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज वेस्ट बैंक में करीब 5 लाख अवैध इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग पूर्वी यरूशलेम में बनी अवैध बस्तियों में रहते हैं। और अक्टूबर 2023 अब तक इजरायली सेना और सेटलर्स की हिंसा में 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। करीब 11,000 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और 21,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस मुद्दे पर पिछले साल जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऐतिहासिक राय देते हुए इजराइल के कब्जे को अवैध बताया था और सभी सेटलमेंट खाली कराने की मांग की थी। लेकिन जमीन पर उसके उलट तस्वीर और ज्यादा कठोर होती जा रही है। अब रुख करते हैं सीरिया की तरफ, जहां इजरायली सेना ने एक बार फिर देश की सहप्रभुता पर उल्लंघन करते हुए दक्षिणी कुनेत्रा इलाके में घुसपैठ की है। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली सैन्य वाहन पीर आजम कस्बे के रास्ते भीतर घुसे हैं और बरीका गांव की ओर बढ़े हैं, जहां कुछ देर रुकने के बाद वापस लौटा। ये घुसपैठ उस समझौते के बावजूद हुई है जो इसी महीने अमेरिका की निगरानी में तनाव कम करने के लिए किया गया था। सीरियाई मीडिया का कहना है कि इजरायली सेना लगभग रोजाना इन इलाकों में दाखिल हो रही है, किसानों की जमीन तबाह की जा रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है और चेक पॉइंट लगाए जा रहे हैं। असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और 1974 के समझौते की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अब इसी बीच इजराइल के अंदर भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। मंगलवार को भारी बारिश और तूफान की वजह से मध्य इजराइल में एक सैन्य अड्डा बाढ़ में डूब गया। इजरायली सेना ने माना कि अत्यधिक मौसम की वजह से बेस में पानी भर गया है। हालांकि दावा किया गया है कि सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये तूफानी सिस्टम सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में भी तेज बारिश, आंधी और बेहद ठंडी हवाओं का असर देखा गया है। मौसम विभाग ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं की चेतावनी जारी की है। इसी बीच इजरायली मीडिया ने खुलासा किया है कि सेना अगले 10 साल के लिए एक विशाल सैन्य विकास योजना पर काम कर रही है, जिसे होशेम प्लान नाम दिया गया है। इस योजना की लागत करीब 350 अरब शक्ल है, यानी 111 अरब डॉलर बताई जा रही है और इसे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने पेश किया जाएगा। यानी एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ लंबे समय की सैन्य तैयारी। अब सबसे संवेदनशील मुद्दे की तरफ चलते हैं, जहां यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ऐतमार बेन गवीर ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसपैठ की है। 2026 में उनका पहला और सत्ता में आने के बाद लगभग 14वां दौरा बताया जा रहा है। इस्लामिक एडोमेंट्स डायरेक्टरेट ने कहा कि यह घुसपैठ बिना किसी सार्वजनिक सूचना की गई है और इजरायली पुलिस की पूरी निगरानी में हुई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि 2003 से इजरायली पुलिस अवैध सेटलर्स को अल अक्सा में घुसने की इजाजत दे रही है, जबकि 2025 में ही 280 से ज्यादा ऐसी घुसपैठ दर्ज की गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 65,000 से ज्यादा चरमपंथी सेटलर इस परिसर में दाखिल हुए। इन दौरों के दौरान खुले तौर पर यहूदी धार्मिक अनुष्ठान किए गए और सींग फूके गए और समूहों में प्रार्थनाएं हुई, जिसे अल अक्सा में समय और स्थान के बंटवारे की कोशिश बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी मंत्रालय का कहना है कि यह सब इजरायली पुलिस की सुरक्षा में हो रहा है और मस्जिद के वक्फ कर्मचारियों को अपना काम करने से रोका जा रहा है।
फिलिस्तीनी इसे पूर्वी यरूशलेम को यहूदीकरण करने और उसकी इस्लामी पहचान मिटाने की कोशिश मानते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चरमपंथी यहूदी समूहों ने ईसाई तीर्थयात्रियों पर भी हमले किए हैं। चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर और चर्च ऑफ नेटिविटी जैसे पवित्र स्थलों तक पहुंच रोकने की कोशिश हुई है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है, जबकि यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। इजराइल ने 1967 की युद्ध में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था और 1980 में इसे अपने में मिला लिया था, जिसे दुनिया ने कभी मान्यता नहीं दी। अब सवाल यही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इजराइल के कब्जे को अवैध बता चुकी हैं, तब भी जमीन पर फैसले उल्टे क्यों लिए जा रहे हैं? क्या सेटलमेंट विस्तार, सीरिया में घुसपैठ और अल अक्सा मस्जिद की घटनाएं किसी बड़े टकराव की तैयारी है, या फिर ये सब धीरे धीरे एक स्थायी सच्चाई थोपने की रणनीति है? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला भी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है और दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी। दुनिया इस वक्त एक बार फिर पश्चिम एशिया के उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां जमीन पर फैसले लिए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर सियासत बदली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को खुली चुनौती दी जा रही है। और इस पूरी तस्वीर के केंद्र में इजराइल, फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों में तेजी से बदलते हालात हैं। सबसे पहले वेस्ट बैंक की बात करते हैं, जहां इजरायली सरकार ने बुधवार को एक बड़ा और बेहद विवादास्पद फैसला लेते हुए 5 अवैध यहूदी सेटलमेंट आउटपोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया है। यह फैसला इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री बेसलेल स्मोट्रिच ने खुद सोशल मीडिया पर घोषित किया। स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार ने होमेश योदिफ, जिबोट बैटोन और कैदोम अरावा नाम के आउटपोर्ट्स को आधिकारिक सेटलमेंट कोड दे दिए हैं, यानी अब ये इलाके इजराइल के सरकारी योजना, सेवाओं और कानूनी ढांचों का हिस्सा बन जाएंगे। स्मोट्रिच ने इस कदम को खुलकर फिलिस्तीनी देश की अवधारणा को कुचलने वाला बताया है और कहा है कि वेस्ट बैंक में सेटलमेंट विस्तार पूरी ताकत से जारी रहेगा। फिलिस्तीनी प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र पहले ही इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध करार दे चुका है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा युद्ध की आड़ में इजराइल ने वेस्ट बैंक को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने की रफ्तार को और तेज कर दिया है, जिससे घरों को गिराया जाना, लोगों का विस्थापन और सेटलमेंट विस्तार सब शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज वेस्ट बैंक में करीब 5 लाख अवैध इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग पूर्वी यरूशलेम में बनी अवैध बस्तियों में रहते हैं। और अक्टूबर 2023 अब तक इजरायली सेना और सेटलर्स की हिंसा में 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। करीब 11,000 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और 21,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस मुद्दे पर पिछले साल जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऐतिहासिक राय देते हुए इजराइल के कब्जे को अवैध बताया था और सभी सेटलमेंट खाली कराने की मांग की थी। लेकिन जमीन पर उसके उलट तस्वीर और ज्यादा कठोर होती जा रही है। अब रुख करते हैं सीरिया की तरफ, जहां इजरायली सेना ने एक बार फिर देश की सहप्रभुता पर उल्लंघन करते हुए दक्षिणी कुनेत्रा इलाके में घुसपैठ की है। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली सैन्य वाहन पीर आजम कस्बे के रास्ते भीतर घुसे हैं और बरीका गांव की ओर बढ़े हैं, जहां कुछ देर रुकने के बाद वापस लौटा। ये घुसपैठ उस समझौते के बावजूद हुई है जो इसी महीने अमेरिका की निगरानी में तनाव कम करने के लिए किया गया था। सीरियाई मीडिया का कहना है कि इजरायली सेना लगभग रोजाना इन इलाकों में दाखिल हो रही है। किसानों की जमीन तबाह की जा रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है और चेक पॉइंट लगाए जा रहे हैं। असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और 1974 के समझौते की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अब इसी बीच इजराइल के अंदर भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। मंगलवार को भारी बारिश और तूफान की वजह से मध्य इजराइल में एक सैन्य अड्डा बाढ़ में डूब गया। इजरायली सेना ने माना कि अत्यधिक मौसम की वजह से बेस में पानी भर गया है। हालांकि दावा किया गया है कि सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये तूफानी सिस्टम सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में भी तेज बारिश, आंधी और बेहद ठंडी हवाओं का असर देखा गया है। मौसम विभाग ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं की चेतावनी जारी की है। इसी बीच इजरायली मीडिया ने खुलासा किया है कि सेना अगले 10 साल के लिए एक विशाल सैन्य विकास योजना पर काम कर रही है, जिसे होशेम प्लान नाम दिया गया है। इस योजना की लागत करीब 350 अरब शक्ल है, यानी 111 अरब डॉलर बताई जा रही है और इसे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने पेश किया जाएगा। यानी एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ लंबे समय की सैन्य तैयारी।
अब सबसे संवेदनशील मुद्दे की तरफ चलते हैं, जहां यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बेन गिवीर ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसपैठ की है। 2026 में उनका पहला और सत्ता में आने के बाद लगभग 14वां दौरा बताया जा रहा है। इस्लामिक एडोमेंट्स डायरेक्टरेट ने कहा कि यह घुसपैठ बिना किसी सार्वजनिक सूचना की गई है और इजरायली पुलिस की पूरी निगरानी में हुई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि 2003 से इजरायली पुलिस अवैध सेटलर्स को अल अक्सा में घुसने की इजाज़त दे रही है, जबकि 2025 में ही 280 से ज़्यादा ऐसी घुसपैठ दर्ज की गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 65,000 से ज़्यादा चरमपंथी सेटलर इस परिसर में दाखिल हुए। इन दौरों के दौरान खुले तौर पर यहूदी धार्मिक अनुष्ठान किए गए और सींग फूके गए और समूहों में प्रार्थनाएं हुई, जिसे अल अक्सा में समय और स्थान के बंटवारे की कोशिश बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी मंत्रालय का कहना है कि यह सब इजरायली पुलिस की सुरक्षा में हो रहा है और मस्जिद के वक्फ कर्मचारियों को अपना काम करने से रोका जा रहा है। फिलिस्तीनी इसे पूर्वी यरूशलेम को यहूदीकरण करने और उसकी इस्लामी पहचान मिटाने की कोशिश मानते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चरमपंथी यहूदी समूहों ने ईसाई तीर्थयात्रियों पर भी हमले किए हैं। चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर और चर्च ऑफ नेटिविटी जैसे पवित्र स्थलों तक पहुंच रोकने की कोशिश हुई है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है, जबकि यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। इजराइल ने 1967 के युद्ध में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था और 1980 में इसे अपने में मिला लिया था, जिसे दुनिया ने कभी मान्यता नहीं दी। अब सवाल यही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इजराइल के कब्जे को अवैध बता चुकी हैं, तब भी जमीन पर फैसले उल्टे क्यों लिए जा रहे हैं? क्या सेटलमेंट विस्तार, सीरिया में घुसपैठ और अल अक्सा मस्जिद की घटनाएं किसी बड़े टकराव की तैयारी है, या फिर ये सब धीरे धीरे एक स्थायी सच्चाई थोपने की रणनीति है? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला भी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है और दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी।